अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। सबसे पहले जिक्र करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरा ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शुरा को पाक फौज के अज़म से आगाह किया। उन्होंने एक बार फिर वाज़े कर दिया है कि इलाकाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और मुल्की सरहदी सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। मौर्क के हक ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया है और हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो कौमी यकजहती है। हम इंशाअल्लाह अपने दुश्मनों के तमाम मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सवाल जवाब सेशन के दौरान जब आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से गुजर रहा है, जबकि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए मुहाज में है। अफवाज, एजेंसियाँ और कानून नाफिज करने वाले इदारे डटे हैं, जबकि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे और नाकाम बनाते हुए हम नजर भी आ रहे हैं। पाक फौज के सरबराह से ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने भी मुलाकात की है और मुलाकात में अहम सिक्योरिटी मामलात, साथ ही खित्ते की मजमूई सूरत हाल और पाकिस्तान ईरान इलाकाई सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई है। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर भी जोर दिया है, जबकि मुलाकात के दौरान बलती हुए जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत भी उजागर की गई है। उन्होंने इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया। साथ ही अली लारिजानी ने पाकिस्तान के अमन के किरदार की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म भी जाहिर किया है। जबकि नासिर दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे दिया है कि अफगानिस्तान में कार्रवाई करना हुई तो बिल्कुल करेंगे और किसी से डर कर नहीं करेंगे। हम शहरियों को निशाना नहीं बनाते, ये बात हम पहले भी वाजे कर चुके हैं। और उन्होंने दोस्त ममालिक का भी साथ ही जिक्र किया कि हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और उसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत भी करेंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। तालिबान पर एतबार करने से बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी, ये वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फ़ारान साहब ने स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है, साथ ही लाहौर से जुल्फ़िकार राहत साहब और सीनियर तज़कियाकार अली फुरकान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है। सबसे पहले रुक करेंगे ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फ़ारान का और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। इम्तियाज़ साहब, पाक भारत जंग के बाद खित्ते की जो सूरत हाल बदलती हुई हमें नज़र आ रही है, आर्मी चीफ का मौक़िफ़ भी वाज़े है कि मुल्क की सरहदी सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। आप नहीं समझते भारत और ख़ासतौर पर अफगानिस्तान के लिए ये वाज़े पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल एक मरतबा फिर वाज़े प्रोग्राम है और पैगाम भी है। और ये प्रोग्राम भी बता दिया हमारे फील्ड मार्शल ने कि अगर जो आप करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा, क्योंकि हमने कभी एग्रेशन नहीं की पाकिस्तान ने, और जब भी हुई है उसका जवाब ज़रूर हमने दिया है, बुनियाद मरसूस की सूरत में और भी दूसरे ऑपरेशन की सूरत में दिया है। और देखें, ट्रंप का बयान भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस का जो जंग है वो इख्तितामी मराहिल की तरफ है। और ज़ाहिर है कि यूक्रेन और रशियन जो एक वार चल रही है उसमें ट्रंप या अमेरिका को अगर हम कहें तो वो अहम फरीक के तौर पर वेरी फर्स्ट डे से मौजूद है। उसकी वजह से पूरी दुनिया में इकनॉमिकली डिस्टर्बेंस हुई थी, फ्यूल के हवाले से भी, और बहुत सारे जो मेटल्स के जो एक बिज़नेस है उसके हवाले से भी बहुत मामलात आगे बढ़े थे। और यूक्रेन जो है, आप देखें, सेंट्रल एशिया का एक बड़ा अहम मुल्क है, उसकी वजह से काफ़ी सारी रुकावट है। और अफ़गानिस्तान का इसलिए कह रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान के मामलात के बाद अगला मरहला वहीं था। अब जब यूक्रेन सही हो रहा है मामला तो ये अफ़गानिस्तान ऑलरेडी काबू में है। सिर्फ जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि एतमाद, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, और अल्लाह करे कि हुक्मरान इस पर कायम रहें, क्योंकि पॉलिसी के साथ अगर ये चीज़ बदलेगी तो ये फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ ज़्यादती होगी। क्योंकि आप कहीं चले जाएं, कराची आ जाएं, आप लाहौर में जाएं, कोयटा में हो, आप इस्लामाबाद हो या पिंडी हो, आपको इन लोगों की एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएगी। अफगान ट्रांजिट के नाम पर हमारा बिजनेस बहुत डिस्टर्ब होता है, हमें नहीं। अब आप देखें, कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है इससे
तकरीबन 31 से 32 जो है शोबे जात एक्टिव होते हैं। उसमें एक मरहला ये भी होता है एक्सीलेटर्स, और ये बार बार हम ये कहते हैं कि उसके अंदर ये जो इक्विपमेंट काम आते हैं ये पैसे भरपूर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की हुकूमत को कोई ये टैक्स देते हो। और जो हमारे यहाँ लोकल काम करने वाले उसमें हमारे पश्तो भाई हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर पश्तून कम्युनिटी हुई है। जो अफ़गानिस्तान की जो अफ़गानी एक्टिविटी बढ़ी कारोबार में भी और दूसरे मरहलों पर, तो उसमें ये सारी सूरत सामने आई। तो ये एक पॉलिसी डिक्लेयर्ड है। ईरान तो बहुत अरसे से इस पर अमल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान में 40 साल से एक मामला चल रहा था कि जी ज़ाहिर है कि हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर ऐसी, लेकिन हम टॉलरेंस दिखा रहे थे बार बार। और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 18-20 साल में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इमाम बारगाह, मस्जिद, चर्च, मंदिर और कोई आम एक अहम जगह है, इज्तिमाआत, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर इनकी निशानियाँ मौजूद ना हो। तो अब ये जब हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत ने ये फ़ैसला किया है और पूरी कौम साथ खड़ी हुई है उनके, जब साथ खड़ी हुई है तो ख्वाजा आसिफ साहब से भी गुजारिश है और इस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश है कि जनाब इसमें फौरी तौर पे यू टर्न कभी ना लिया जाए और इसके अंदर सारी चीज़ें, क्योंकि आप एतमाद करेंगे तो बाद में फिर आवाम को भी भुगतना होगा, फिर और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये अफ़गान ट्रांजिट को अगर ओपन किया जाए तो कंडीशनल किया जाए और ये तय किया जाए कि अफ़गान ट्रांजिट से जो सामान आएगा वो जाएगा सीधा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। उसके बहुत सारे तरीक़ेकार ढूंढे जा सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकता है, स्टैम्प भी किया जा सकता है और स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो अभी मौजूदा रिजिम में चल रही है, कार्रवाई चल रही है, ये बिल्कुल है। और जैसे कि आप देखें कि आज अभी आप शायद हम आगे भी उस पर बात करें, जो हमारे फील्ड मार्शल से ईरानी जो एक अहम मुलाकात हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाली, तो वो भी ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ सतही बात होगी, वो ना सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी बात होती है। चूंकि फ्रंट लाइन की जो सिक्योरिटी होती है वो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी होती है और उसमें ज़ाहिर है कि बाहमी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से इंटेलिजेंट शेयरिंग और उसके साथ बात आगे बढ़ती है। इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है और अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। अब बेल्जियम वहाँ मौजूद है, हमारे वज़ीर आज़म बहरीन में मौजूद है, अहम मुलाकात वो जो है वो हुई है वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने यूके जाना है। अब जो हम बार बार कह रहे हैं अपनी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से, मौजूदा तमाम हुक्मरानों से कि अब एक पॉइंट एजेंडे पे इकोनॉमिकली जो हमें स्ट्रांग होने के लिए, अपने लोगों को रोज़गार और ये डॉलर नीचे लाने के लिए और एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए जो हम काम कर सकते हैं अपने लोगों को रोज़गार के लिए, वो हमें करना चाहिए। पूरा मशरिक़ वुस्ता अराउंड यूरोप हमारे साथ किस तरह से, बेल्जियम का जो स्टेटमेंट आया था आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले बात की कि जो अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान ने कहा उसको एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छा है कि जो बहरीन में पाकिस्तान की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की, ये बहुत अहमियत की हामिल रखती है मुलाकात और यही बातें सामने भी आ रही थी। आपका पॉइंट आ गया है जुल्फ़िकार साहब, आप भी देख रहे हैं पाक भारत जंग के बाद जो तेज़ी से सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। आर्मी चीफ का भी यही मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि मुल्क की सरहदी सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। इस पर पहले ये भी कमेंट करिएगा कि आप नहीं समझते कि भारत और अफगानिस्तान के लिए ये वाज़ेह पैगाम है फील्ड मार्शल की जानिब से जो कहा गया है, और अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात फिर से शुरू होने के कितने इम्कान हैं? देखिए, फील्ड मार्शल ने बड़ा बरवक्त ये मैसेज दिया है और ये मैसेज पहली दफ़ा बाय द वे उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने इससे पहले भी कई दफ़ा ये मैसेज दिया है और भारत को भी बावर करवाया, अफगानिस्तान को भी करवाया और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को बावर करवाया है कि पाकिस्तान का दफा नाकाबिले तस्खीर है और पाकिस्तान की तरफ जो भी आंख उठेगी, जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, ना सिर्फ वो आंख निकाल दी जाएगी बल्कि वो हाथ भी तोड़ दिए जाएंगे। और ये प्रैक्टिकली पाकिस्तानी फोर्सेस ने करके दिखाया, ये फील्ड मार्शल ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। पूरी दुनिया पाकिस्तान की फोर्सेस की मोतरफ है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की मोतरफ है, पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान की फौज की और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की दाग ना सिर्फ बैठी है बल्कि फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया पजीराई कर रही है। ट्रंप अपनी हर स्पीच के अंदर कहते हैं कि मेरा आइडियल फील्ड मार्शल, अमेरिकी सदर का ये ट्रिब्यूट कुछ छोटी बात नहीं है। तो अब ये सारी जो सिचुएशन है, इन हालात के अंदर फील्ड मार्शल अगर कोई मैसेज दे रहा है तो इंडिया को भी और बाकी लोगों को उसको संजीदगी से इसलिए लेना चाहिए
कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की कैपेसिटी, ये जो मार्का हक हुआ था, इसमें पाकिस्तान की बेसिकली कैपेसिटी को चेक करने की शरारत हुई थी। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तो की जुल्फिकार साहब, ये आप यही कैपेसिटी बात है। कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बारहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि कहीं भारत और अफगानिस्तान यही फील्ड मार्शल के नए ओहदे से ही खाइफ तो नहीं है, और इसी तारीफ से जो की जा रही है पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की? बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान का जो दफाई सिस्टम है, जो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की एक पोजीशन बन गई है, और खासकर फील्ड मार्शल की सफारतकारी राब्तों और वीएन की वजह से सऊदी अरब जो साथ आके खड़ा हो गया है और ईरान आपके साथ खड़ा हो गया और वहां से इंडिया को आउट कर दिया गया, और बांग्लादेश के अंदर से इंडिया को मुकम्मल तौर पे आउट कर दिया गया, वहां पे बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उसकी जाया हो गई। जहां जहां इंडियन फुटप्रिंट थे, अब वहां पे इंडिया भाग चुका है और पाकिस्तान वहां पे खड़ा है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर रेलेवेंट हो गया और इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो गया। अब ये सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए इंडिया भी खाइफ है और पाकिस्तान के बाकी दुश्मन भी खाइफ है, और फील्ड मार्शल ने सही मैसेज दिया है, दो टोक मैसेज दिया है कि अगर अब भी आप लोग बाज ना आए तो उसका नतीजा फिर आप लोग समझ सकते हैं। और पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़ी जो रियासत है इंडिया, उसको शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी कि वो पूरी दुनिया के अंदर काबिल नफरत बन गया। और इस जंग के अंदर से अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाली कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पूरी दुनिया इन सारी चीजों का इतराफ करने पर मजबूर हुई। तो आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो चेन ऑफ कमांड तब्दील हो रही है, एक नए स्टाइल के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस जा रही हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने बनाई हुई हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, उससे बिल्कुल इंडिया भी खाइफ है, उससे पाकिस्तान के बाकी दुश्मन भी खाइफ हैं, और खासकर आसिम मुनीर साहब, चूंकि ये वो ऐसे डॉक्टर हैं जो इन सारी बीमारियों को समझते हैं और उनको इनका इलाज करना भी आता है। तो इसलिए इंडिया परेशान है कि अगर आसिम मुनीर साहब जिस तरह पाकिस्तान के दफा को, फौज को, अदारों को उठा रहे हैं, जिस तरह इनको नई तरतीब दे रहे हैं, अगर वो सारी चीजें हो गई तो हम कहाँ खड़े होंगे? हमारी जो चुदराहट थी एशिया के अंदर, जिसकी बेस पे अमेरिका से हम दिहाड़ियां लगाते थे, वो दिहाड़ियां भी खत्म हो गई, और अब पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर इंडिया से बड़े लेवल पे कंसीडर किया जा रहा है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि चाइना भी आपसे, चाइना तो वैसे ही हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, रूस आपसे तमीज से बात कर रहा है, अमेरिका आपको प्रेज कर रहा है, तीनों बड़ी फोर्सेस आपके साथ खड़ी हैं। तो ये फील्ड मार्शल की तीनों बड़ी फोर्सेस साथ खड़ी हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। अली फुरकान साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से मौक़िफ़ वाज़े है कि मुल्क की सरहदी सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे और ना ही पहले कभी किया है, और अगर अब भी ये बात ना आए तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। सवाल यह है कि अगर भारत ने दोबारा कोई इस तरीके की मुहिम जोई की तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का फौरी रद्द अमल क्या होना चाहिए? ये जो जिस तरीके से ये अज़्म का इजहार किया जा रहा है हमारी तमाम क़यादत की जानिब से, वो बड़ा वाज़े है, और यही वजह है कि भारत जो है वो किसी किस्म की इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को दोबारा जो है वो चैलेंज कर सके। आप देखिए कि ये कहा जा रहा था, बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे लाल किला हमले के बाद, और भारतीय क़यादत ने ये दावे किए थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन किसी किस्म का कोई अमली इकदाम आप देखिए बयानात से बढ़ के उससे आगे अब की जो भारतीय हुकूमत है, जो उनके हुक्मरान है, वो उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मई में उनके साथ पाकिस्तान की तरफ से जिस किस्म का जवाब दिया गया, उसके बाद उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो दोबारा उस किस्म की सूरत हाल की तरफ जो है वो जाए। और अगर इस किस्म की सूरत हाल दोबारा पैदा की जाती है तो यकीनी तौर पे पहले से बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। इसलिए भारतीय, चाहे वो सियासी क़यादत है या उनकी अस्करी क़यादत है, वो इस तरफ जाने को तैयार नहीं है, इस वक्त आमादा नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे ये जो सरहद है, भारत के अज़ाइम पाकिस्तान के मुतालिक अच्छे नहीं रहे हैं, और मुस्तकबिल में भी जो है वो कोई ऐसी जो है वो तवक्को नहीं हमें रखनी चाहिए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर आप देखें तो भारत जो है वो तन्हा है, न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पे।
आप देखिए कि बांग्लादेश उनके पास नहीं है, ठीक। नेपाल से उनके मामलात जो हैं वो सफारती तनाव पैदा रहा, भूटान के साथ ताल्लुकात माजी जैसे नहीं रहे, श्रीलंका से ताल्लुकात में उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनके पास अगर कोई जगह है पूरे खित्ते में तो वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान है। और ठीक। अफगानिस्तान के बाद उन्होंने चीन की तरफ जाने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका की तरफ से उन्हें सख्त जो है वो सूरत हाल का सामना था, लेकिन चीन की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अभी आप देखिए कि गुज़श्ता दिनों में ही चीन ने दोबारा अरुणाचल प्रदेश जो भारत की रियासत है उसके हवाले से दोबारा से जब अपना क्लेम जो है उसको साबित किया, उसको स्टैब्लिश किया है कि वो चीन का हिस्सा है। उसके बाद एक तनाव दोबारा जो है उनमें पाया जाता है। तो भारत के पास अगर कोई जगह बचती है खित्ते में तो वो सिर्फ अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के पास भी जो है वो अगर कोई जगह खित्ते में बचती है तो वो सिर्फ भारत है। ना ईरान अफगानिस्तान को अहमियत देने को तैयार है, ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज उनको अहमियत देने को तैयार है, ना ही हमारे अरब मुल्क जो है वो आगे बढ़े हैं। मॉस्को ने उन्हें तस्लीम जरूर किया अफगानिस्तान की जी। हुकूमत को, लेकिन ताल्लुकात जो है वो अभी तक उस तरह से नहीं हुए। चीन के साथ ताल्लुकात जरूर काबुल की हुकूमत के तालिबान के बढ़े, लेकिन देखिए तमाम तर सरमायाकारी वहीं मुंजमद है। जो दो तरफा जो मुज़ाकरात थे या ट्रायलैटरल मीटिंग्स थी वो भी जो है वो रुकी हुई हैं। तो सही। अफगानिस्तान है चाहे चाहे भारत है, दोनों के पास जो है वो इस वक्त इलाकाई और आलमी सतह के ऊपर तन्हाई है। और इन दोनों का गठजोड़ इसी बात की अलामत है कि ये दोनों जो है वो इस कदर मुश्किल में है कि ये अपने जो माजी के उनके दुश्मन थे उनके लिए बगले जो है वो आज जो है वो खोले हुए एक दूसरे के साथ जो है वो मिल रहे हैं। न तालिबान दिल्ली को जो है वो कबूल करता था पहले, न दिल्ली जो है वो तालिबान को कभी उसने कबील किया गुज़श्ता कई दहाइयों से। तो आज इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस तो वजह अली से ये फरकान दोनों साहब, आप क्या बगलगीर है। समझ रहे हैं और कि आने वाले नतीजतन दिनों जो में है वो पाकिस्तान और यकीनन यही अफगानिस्तान है के कि दोनों दरमियान तनहा है। मुज़ाकरात शुरू होने के कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए मुज़ाकरात जो है वो हुए हैं, बहुत संजीदा लेवल पे मुज़ाकरात हुए हैं। जी। हमारे जो दोस्त हमसाया मुल्क हैं उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया, तुर्किया ने, कतर ने, लेकिन जी। ये सूरत हाल किसी नतीजे पे नहीं निकली। अभी भी मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। हमारे जो कौंसल जनरल हैं उन्होंने ठीक। एक तालिबान के अमीर के बहुत अहम जो दोस्त हैं जो कि गवर्नर भी हैं वहां के, उनके साथ एक मुलाकात की। और उस मुलाकात को जो है वो बड़ा अहम इस सारी सूरत हाल में समझा जा रहा था, चूंकि वो तालिबान के जो अमीर हैं उनके करीब तरीन दोस्त हैं और गुज़श्ता हुकूमत भी ठीक। बहुत अहम पोजीशन पे थे तालिबान के। तो राब्ते यकीनन मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो अंकारा में सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन पसे पर्दा जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि उनके साथ राब्ते में हैं, ठीक। और काबुल में भी लोग मौजूद हैं, चाहे कंधार में हैं वो पाकिस्तान के साथ सफारती सतह पे भी, और बाकी चैनल्स भी जो है वो मौजूद हैं जिनके जरिए राब्ते किए जा रहे हैं। लेकिन कोई बाज़ाब्ता बातचीत जो है वो मुअत्तल है, वो उस वक्त तक मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान ने जिस तरीके से कह दिया है कि अमली ठीक है। तौर पर इकदाम सही। जब तक यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, जब तक उनको ऊपर आमादगी नहीं होती, तो अमली मुज़ाकरात जो है वो होना मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, अमली मुज़ाकरात होना मुश्किल दिखाई देने, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एतबार कर सकता है अब की बार? अगर अफगानिस्तान की जानिब से कोई मुज़ाकरात की बात की गई है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भारत के आलमी बरादरी में रुसवाई के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। भारत की आलमी बरादरी में रुसवाई का सामना जो कि देखने में आ रहा है। 21 नवंबर को दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजस की तबाही ने भारतीय मईशत को गहरा घाव लगा दिया है। जी हां, क्योंकि तैयारे की तबाही का नतीजा ये निकला है कि आर्मीनिया ने भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1.2 बिलियन मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर मुज़ाकरात हो रहे थे। अगर ये सौदा तय पा जाता तो ये तेजस जंगी तैयारों की पहली बड़ी बरामदी डील होती। आर्मीनिया की जानिब से खरीदारी मंसूख करने पर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल में तैयार करदा रडार जैसे बहुत सारे जदीद आलात तेजस में शामिल किए गए हैं। जुल्फिकार राहत साहब, लड़ाका तैयारे तेजस की तबाही के बाद आर्मीनिया ने भी भारत से मुंह मोड़ लिया है, बड़ी डील मुअत्तल कर दी गई है। अब आर्मीनिया के इस फैसले से आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार को कितना डेंट लगा होगा?
देखिए, मोदी सरकार को बहुत ज्यादा डेंट लगा है और ना सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी पिट गई है, ना सिर्फ राफेल गिरने के नतीजे में फ्रांस से डील खत्म हुई और वो आज तक शकूक व शुबहत का शिकार है और उसकी इंक्वायरियां अलग से चल रही हैं और इंडिया के अंदर अलग से एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि मुकेश अंबानी को किस तरह अलाउ किया गया था और एक स्टेट ऑन कंपनी को छोड़ के मोदी ने कितनी किकबैक्स लेकर उसको मुकेश अंबानी को वो सारा कंट्रैक्ट दिया था, वो अलग से एक पूरा पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। इसके साथ साथ जो फजाई हदूद इंडिया की हमने बंद की हुई है उससे अभी तक करोड़ों रुपए बल्कि बिलियंस में अब चले गए, वो नुकसान उनका हुआ है और अभी उसको मजीद हमने एक्सटेंड कर दिया है। इसी तरह आर्मीनिया ने ये उनका ऑर्डर कैंसिल किया और जो दुबई एयर शो के अंदर हुआ उसने तो तबाही बर्बादी कर दी है इंडिया की। और इंडिया इस वक्त मॉरली तो वो बहुत ही पहले से गिरा हुआ था, लेकिन अब अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी वाइज और उनका जो कौमी सतह पे मोराल है, उनकी फोर्सेस का मोराल है, वो सारा डाउन हो गया, बिल्कुल जमीन बोस हो गया और मोदी की जो आकड़ और तकब्बर था वो भी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और देखें, पाकिस्तान से इतना बड़े घमंड के साथ, तकब्बर के साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में लॉन्च किया और उसके नतीजे में जो कुछ उनके साथ हुआ पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। चाइना से लेके कोरिया तक पूरी दुनिया टिकटॉक बना रही है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं, पूरी कंपनीज ने ठेके मंसूब कर दिए हैं और इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों को फेस नहीं कर पा रहे। तो ये एक ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस होता है जो कौम को मिलता है। पाकिस्तानी फौज ने जो कुछ किया उसका पाकिस्तानी ओवरसीज आज सीना चौड़ा करके वो पूरी दुनिया पे फिरते हैं कि हम उस पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है जिसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उस पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है जिसकी फौज ने इंडिया को शिकस्त दी, और उस पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है जो सऊदी अरब का दफा कर रहा है, और उस पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है जिसकी ट्रंप तारीफे कर रहा है। तो ये एक प्राइड होता है जो कौमी सतह के ऊपर प्राइड मिलता है, कौम को प्राइड मिलता है। तो आज पाकिस्तानी फोर्सेस की इस कारकर्दगी की वजह से आज पूरी कौम को कॉन्फिडेंस मिला और इंडियन फौज की बर्बादी और तबाही से उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया और पूरी कौम इस वक्त डिप्रेशन में है, मायूसी में है और मोदी पॉलिटिकली उसका जनाजा निकल गया और उसका इलेक्शन खतरे में है, उसका फ्यूचर खतरे में है। बिल्कुल। और इसी एक हरकत जुल्फिकार साहब, भारतीय फजाइया पर अब पूरी दुनिया से सवाल उठ रहे हैं। सवाल भी उठ रहे हैं। अब तो बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश के वहां पे नक्शे तकसीम हो रहे हैं और उसके अंदर बगावत शुरू हो गई है। अमेरिका कहता है कि इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट इसलिए है कि वो पूरी दुनिया में सिखों का कत्लेआम करवा रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट उनके खिलाफ खड़ी हो गई। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर उन्होंने एक सिख रहनुमा को कत्ल करवा दिया। रा और मोसाद मिलके जहां जहां वो जाके जो करतूते कर रहे थे वो सारी एक्सपोज हो गई। ईरान के अंदर उन्होंने क्या किया सबको पता है, जितने ईरानी मारे गए और इजरायली हमलों के नतीजे में वो सारी ग्राउंड के ऊपर रा ने नेटवर्क बनाया था, रा ने काम किया था, रा ने कतर के अंदर ये काम किया। कतर के अंदर जो अटैक हुआ इसराइल का, उसमें भी इंडियन पकड़े गए। तो अब मिडिल ईस्ट से बड़ी तादाद में इंडियंस वापस निकाले जा रहे हैं और जो स्पेस बन रही है उसमें पाकिस्तान को अल्लाह इज्जत दे रहा है, पाकिस्तान को स्पेस बन रही है और पाकिस्तानी लेबर जाएगी और वहां पे पाकिस्तानी टेक्निकल लोग जाएंगे। जिस तरह सऊदी अरब का दफा पाकिस्तान को मिला है और पाकिस्तानी फौज को ये आजाद मिला और हमारी कौम को मिला, इसी तरह कई ममालिक के अंदर हमें स्पेस मिल रही है। और इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, आज प्रैक्टिकली इंडिया आइसोलेट हो गया। अफगानिस्तान के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है और अफगानी आज इंडियन प्रॉक्सी बने हुए हैं। तो जिस दिन सच्ची बात है पाकिस्तानी फोर्सेस का मूड बना तो ये अफगानिस्तान भी सीधा हो जाएगा और वहां से भागता हुआ इंडिया नजर आएगा और इंडियन एजेंट्स वहां पे कहीं नजर नहीं आएंगे। और अभी हम वार्निंग दे रहे हैं, अभी उनको समझा रहे हैं कि समझ जाए। ठीक है, अभी हम इनको वार्निंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम अपनी पर आए तो फिर ये दोनों मुल्क भागते हुए नजर आएंगे। जुल्फिकार साहब, आपका पॉइंट आ गया। अली फुरकान साहब, इतनी बड़ी डील मुअत्तल हो गई है जो भारत की है, तो आप क्या समझते हैं? हर बार हजीमत का सामना करना पड़ता है भारत को, इस बार कितना बड़ा धचका लगा है? देखिए, ये दिहाइयों की सरमायाकारी थी इंडिया की। ये पहला उसका
कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको उसने आलमी सतह के ऊपर उसकी रोनुमाई की, उसकी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन की। कई दहाइयों से वो लगे हुए थे अपने इस प्रोजेक्ट को लेके, जिसके लिए उन्होंने न सिर्फ रशिया से टेक्नोलॉजी जो है वो ली, उन्होंने जो है वो इसराइल से इसके लिए बहुत ज्यादा इश्तराक किया और इसको एक अपना एक लैंडमार्क जो है वो तरीके से पेश किया कि एक लैंडमार्क अचीवमेंट है भारत की फिजाइया के लिए। और भारत जो है वो जिस तरीके से उन्होंने कहा था मेड इन इंडिया, तो उसका स्लोगन जो है वो लगाया था कि दिफाई तौर पे जो है वो खुद कफील होगा, ना सिर्फ खुद कफील होगा बल्कि वो जो है वो बरामद किया करेगा। और इसके लिए उनकी जो है वो बहुत ज्यादा ना सिर्फ सफारती सियासी सतह पे बल्कि उनको जो है वो माशी सतह के ऊपर भी काफी दचका जो है वो पहुंचा है। इसकी जो मनसूखी है ये पहली कोई एक MOU था जो कि तय पाया था आर्मीनिया से। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि बहुत सारे मुल्क थे जिनके साथ उनकी बातचीत हो रही थी और इम्कान किया जा रहा था कि इस दुबई एयर शो में कुछ मुआहदे जो है वो तय होंगे भारत के। कुछ अरब मुल्क भी उसमें जो है वो दिलचस्पी रखते थे ये जहाज लेने में। इसके साथ साथ जो इंडोनेशिया और मलेशिया और फॉर ईस्ट के जो कुछ मुल्क हैं उनको भी जो है वो भारत ने इसकी पेशकश कर रखी थी और वो भी इसमें दिलचस्पी ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये जो है वो वाकया पेश आया है एयर शो में और जिस तरीके से ये जो है वो क्रैश हुआ है और उसकी बेनकाब हुआ है भारत की इस टेक्नोलॉजी का, तो उससे अब लगता नहीं है कि ये ज्यादा जो है वो कोई भी दुनिया का कोई मुल्क भी इसमें दिलचस्पी लेगा, बल्कि शायद भारतीयों के लिए खुद भी अब इसको उड़ाना जो है फिजा में लेके जाना इतना आसान नहीं है। अभी देखिए कि उन्होंने इन तमाम चीजों को जो है दोबारा से रिव्यू करना शुरू किया है, इसके ऊपर एक दोबारा से तहकीकात हो रही हैं और उसके नतीजे में जो है वो दोबारा जांचा जाएगा कि कहां जो है वो मसला है और उसके बाद जो है वो भारतीय खुद इस पोजीशन में होंगे कि इस जहाज को उड़ाए। तो इस सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि कोई मुल्क जो है वो दूसरा मुल्क इस जहाज को जो है वो खरीदे और उसको जो है वो अपने दिफा के लिए जो है उसके ऊपर एतबार करे? तो ये मुमकिन नहीं है भारत के लिए। उसकी जो दिफाई तौर पर उसने अपना इमेज बनाया था मेड इन इंडिया का स्लोगन लगा के, वो जो है मुकम्मल तौर पे शेक हो गया है। और जिस तरीके से उन्हें सफारती सतह के ऊपर भारत पाकिस्तान के साथ जो है वो नाकामी के बाद एक धचका मिला और वो पूरा उनका एतमाद मोदी का खो गया था, इसी तरीके से अब दिफाई सतह के ऊपर भी जो उन्होंने एक इमेज बनाया था अपना एक बड़े दिफाई जो है वो मुल्क के तौर पे जो कि दुनिया को बाकी मुल्कों को जो है वो दिफाई पैदावार के तौर पे मदद देगा, वो भी अब जो है वो मुमकिन नहीं रहा भारत के लिए। ठीक है, दिफाई तौर पर भी उनका इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने ख़राब हुआ है, जो कि नज़र भी आ रहा है। फुरकान साहब, आपका पॉइंट आ गया है। इम्तियाज़ साहब, आर्मी बरादरी में भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा, हजीमत पे हजीमत भारत को उठाना पड़ रही है। उसके बाद अब इतनी बड़ी डील जो मुअत्तल कर दी गई है, आप क्या समझते हैं भारत की मईशत को कितना बड़ा धचका लगा है? क्योंकि अब तो भारतीय फ़िज़ाई की कारकर्दगी पर भी दुनिया से सवाल उठने लग गए हैं। देखिए, हमारे दोनों दोस्तों ने, अली ने भी और हमारे जुल्फ़िकार साहब ने भी बड़ी इस पर डिटेल और अच्छी तरह गुफ्तगू की और हम मुसलसल इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से बिला वजह की हर्जा सराई होती है। मिसाल के तौर पे जो एक वफाकी वज़ीर हैं वहाँ के, उन्होंने जो सिंध के हवाले से एक स्टेटमेंट दे दिया कि जनाब बहुत जल्द होगा, तो मैं चूँकि अभी एक उस स्टेटमेंट के बाद से 3-4 हमारी अपनी जो कम्युनिटी के या हमारे जो दोस्तों की महफिलें हो रही हैं उसमें इंतहाई यानी कि रिएक्ट किया जा रहा है। अब कल से हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, वो उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट कर रही है कि जी जो उसने स्टेटमेंट दिया कि जी सिंध बहुत जल्द हिंदुस्तान में शामिल होगा सारा, और हालांकि हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड है, जोग्राफिकल है। हिंद और सिंध एक दो अलग-अलग थे। हज़रत पीर पगारा, पीर सकवतुल्लाह राजदी, सूर्या बादशाह जो हमारे थे, वो वतन या कफन का नारा लगाते थे। तो वतन का मतलब है कि सिंध तो अपना एक वो था, यानी एक शोशा छोड़ना कि जी सिंध में एक जो अलहदगी पसंदों को एक हवा देने वाली बात, तो कल हिंदू कम्युनिटी की तरफ से हो रहा है, कल प्रेस क्लब पर है, फिर उसके बाद जो सेकंड है रवामी स्वामी नारायण मंदिर के सामने, फिर क्लिफ्टन 3 तलवार के पास है, कंटिन्यू। और ये अब वो दूसरी साइड पर चला गया है। यानी अब आप देखें कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर जो उन्होंने बनाया, राम मंदिर तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी है ना, जो वहाँ पे तो इबादत गाह है वो हिंदुओं की, तो वहाँ RSS का झंडा लगाया गया है और उसकी तकरीब बाकायदा की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो एक मुतासिबाना खेल खेलने की, जब वो पाकिस्तान के साथ बार बार हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, पूरी दुनिया में रुसवाई उसकी हो रही है। अब ये जो दुबई एयर शो भी है, देखिए तकब्बुर सिर्फ अल्लाह का है। वो जो तेजस की बात हो रही थी, आप 1-2 दिन पहले
आप जब ये दुबई शो शुरू हुआ है FJ-17 के ऊपर, जब हिंदुस्तान के पायलट नज़र आए, उसके साथ साथ जो दुबई शो के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, जो कवरेज ग्रुप बने हुए थे, उसमें तेजस के हवाले से तकब्बुराना बातों की जा रही थी, तकब्बुराना अंदाज में कहा जा रहा था कि ये भी, यानी राफेल से भी आगे की उसकी बात की जा रही थी तेजस के हवाले से। तो अल्लाह ने उसको बिल्कुल खाक में मिला दिया। और अमली तौर पे हम उस एक्सीडेंट पे खुश नहीं है, जाहिर है कि एक वो है, लेकिन जो ये तकब्बुर था, ये जो नाहिली है वहाँ की फदाइया की, उसके ऊपर है। अब उसको कवर करने के लिए अब आप देखें कि आरएसएस का राम मंदिर पे क्या ताल्लुक है कि आरएसएस का झंडा लगा दिया, जो बीजेपी उसकी बगल बच्चा जमात है। आरएसएस तो शुरू से एंटी रही है, ना सिर्फ मुसलमानों के, मुसलमान उनके बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, लेकिन जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ हमारी जो निचली ज़ात के लोग हैं वो कहते हैं निचली ज़ात के, हम किसी को निचली ज़ात के नहीं कहते। और जो हमारी सिख कम्युनिटी है हमारे, वो सारे के सारे अताब का शिकार है। इसका मतलब है ये राम मंदिर पे जो उन्होंने एक नए ड्रामेबाजी की है, तो वो मैसेज दे रहे हैं कि अब हम इस जानिब जाएंगे। लेकिन मेरी एक ही है सवेरा कि हम तो आपस में बात करते भी रहते हैं, फितनतुल खवारिज की भी और सारी बात करते हैं। मेरी जो पूरी दुनिया में आबाद हमारे पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की हामी जो है किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, लेकिन खासतौर पर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई सियासत करें, किसी भी जमात की हिमायत करें, किसी भी शख्सियत की हिमायत करें, उसमें कोई मसला नहीं है, ये आपका राइट है। लेकिन पाकिस्तान की हिमायत नहीं करते तो तुफ होगा आपके ऊपर कि आज अगर आप पूरी दुनिया में मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपकी कोई कैटेगरी नहीं है भाई, ये पाकिस्तान के पासपोर्ट है जो आप वहां जाके फिर जब आपको वहां पे नेशनलिटी लेनी होती है, फौरी तौर पे लेनी होती है, तो पाकिस्तान की मुखालफत शुरू कर देते हैं, इदारों की मुखालफत शुरू कर देते हैं। तो खुदा के लिए आप किसी को भी, किसी सियासी जमात के पीछे चले, किसी सियासी शख्सियत के पीछे चले, लेकिन टॉप में पाकिस्तान को रखें। अगर हम यहाँ पे कोई बयानियाँ देते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तान के हवाले से, वो इसलिए देते हैं कि वो हम पे अटैक कर रहा होता है। हम पे जब वो अमली तौर पर आया, हमारी फोर्सेस ने जवाब दिया, अब वो हाइब्रिड वॉर कर रहा है, 5th जनरेशन वॉर कर रहा है। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में मौजूद है, ये उनकी जिम्मेदारी है। नहीं तो भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर दें, वहीं पे रहे आराम से, वो आपके लिए बहुत जबरदस्त जगह है, सरेंडर कर दें। और हम पे एहसान नहीं किया करें कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं या फला करते हैं। तो आप ये, अब जहां हमारी जिम्मेदारी है, मैं, अली, जुल्फिकार, जवाद फैजी, हम नईम साहब, हम सब बातें करते हैं ना इसके ऊपर, ये हमारे सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी। शख्सियात किसी इदारे से कोई शिकायत है, तनकीद करें, तज़दीक करने का किसी को राइट नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें बीइंग ए पाकिस्तानी भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब हमारे इदारे, जब सारे तनकीद करें, तनकीद पे कोई नहीं रोकता, हमारा आइन भी इजाजत देता है, तज़दीक से गुरेज करें और ओवरसीज पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए। हिंदुस्तान की ये जो RSS का झंडा राम मंदिर पे लगाया है भाई, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और ये जो बयान आया है कि हिंद और ये सिंध जो है हिंदुस्तान में जल्द शामिल होगा, बीइंग ए सिंधी पाकिस्तानी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंधी पठान हूँ। मैं इस बयान की हिंदुस्तान के वजीर की ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ, बल्कि हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और कल से हिंदू भाई जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सिंध के हिंदू हैं, वो कल से इंशाल्लाह निकल रहे हैं, हम उनके साथ निकल रहे हैं इसकी मजम्मत के लिए। ठीक है, आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए। और जिस तरीके से देख रहे हैं कि आलमी बरादरी के सामने और आलमी दुनिया के सामने अब जो भारत है वो अजीमत का सामना कर रहा है और रुसवाई का सामान हो चुका है। भारत का जो मर्तबा है, जो इज्जत और वक़ार की बात करता था भारत, वो सबको नज़र आ रही है। खैर, इसके साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जो कि काफ़ी अरसे बाद अब मीडिया पर नज़र आए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ काफ़ी अरसे बाद मीडिया पर नजर आए और उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में उन्हें मुबारकबाद पेश की है। और साथ ही इस मौके पर उन्होंने PTI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उसके साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं हैं, उनको लाने वाले भी उनके साथ बराबर के मुजरिम हैं और उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वो क्रिकेट खेलने आए थे, 5 साल तक खेलते रहे, दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारते रहे और सबसे आगे निकल गए। एक ऐसा बाइकआउट था जिसमें उमर अयूब की बीवी भी इलेक्शन
लड़ रही थी। इसी पर बात करने के लिए जुल्फ़िकार राहत साहब आपका सवाल करूंगी और आपसे बात का आगाज़ करूंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को नून लीग की कारकर्दगी से जो है वो ताबीर किया है। अब आप क्या समझते हैं, ये जो ज़िमनी इंतखाबात है इसके रिजल्ट को तब्दीली की लहर कहा जा सकता है? जी, इन रिजल्ट्स को तो तारीख पे छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है कि तारीख इसका क्या फैसला करेगी कि कौन ठीक था, कौन गलत था, इसको कितने वोट पड़े, कौन कामयाब हुआ, कौन नहीं हुआ। लेकिन नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू है उसका एक मैसेज अलबत्ता जरूर है कि सवेरा जो बहुत सारे लोग क्या सराहियां कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि जी वो इमरान खान को मिलना चाहते हैं, वो जेल में जाना चाहते हैं, वो 22 से नाराज हैं, वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे और नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और वो पता नहीं किस किस से नाराज हैं, एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं वगैरह वगैरह। तो आज की नवाज शरीफ की गुफ्तगू ने साबित किया कि वो ना सिर्फ सिस्टम को एंडोर्स कर रहे हैं, ना सिर्फ सिस्टम की सरपरस्ती कर रहे हैं, बल्कि वो अपने भाई के साथ भी उसी डेडिकेशन के साथ खड़े हैं, अपनी बेटी के साथ भी खड़े हैं और उनको उनकी सरपरस्ती और सपोर्ट पूरी तरह से हासिल है। तो आज की गुफ्तगू 26 नवंबर के दिन सिंबॉलिकली उन्होंने करके पीटीआई का भी असली पूरी तरह, और ये भी उन्होंने आज अपना माइंड दिया, एक नैरेटिव दिया कि वो इमरान खान के खिलाफ जिस तरह पहले नफरत करते थे, उनके खिलाफ थे, वो आज भी उसी स्टॉन्स के ऊपर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और साथ साथ जो उन्होंने खासकर ये कहा कि जी उनके जो हैंडलर हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, तो ये बेसिकली उनका वो मुतालबा है जब वो वापस आए थे डील करके, और डील का ये हिस्सा था कि भाई जनरल फैज साहब से लेके वो सारे लोगों को, जजेस को सजाएं मिलेंगी, और उसमें शायद शायर जो है वो शिकवा कर रहा है अपनी इस शेर में, शायर ये कहना चाह रहा है कि भाई वो जो वादे किए गए थे वो सारे पूरे नहीं हुए। तो आज उन्होंने खुल के बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मैसेज दिए, बहुत सारे लोगों को ये मैसेज दिया कि ये अफवाहें आप जितनी मर्जी फैला लें, मैं तो अपने भाई के साथ, बेटी के साथ, सिस्टम के साथ, पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई बड़ा अच्छा है, मैं उसके लिए बड़ा अच्छा हूँ, वो मेरा बड़ा एहतराम करता है, मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ। तो आज बड़ी क्या सराहियां गलतफहमियां उन्होंने दूर कर दी। ठीक है इम्तियाज़ साहब, जैसा कि आप कहते भी रहे हैं, प्रोग्राम में हम बात करते रहे और आपका यही जिक्र अक्सर होता रहा है कि नवाज शरीफ के हवाले से आपने बड़ा जिक्र किया कि नवाज शरीफ को अब बयानियाँ लेकर निकलने की ज़रूरत है और मैदान में आने की ज़रूरत है। अब आपके सामने है कि वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ काफ़ी अरसे बाद मीडिया पर नज़र आए और उन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से तारीफ़ भी की कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कारकर्दगी में सबसे आगे है, कामयाब भी हुई है। आप समझते हैं ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, अब ये इनके जो रिज़ल्ट है वो तब्दीली की लहर ला सकते हैं, और उसके साथ अब नून लीग के जो ये साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, ये जो मीडिया पर नज़र आया है, इस हवाले से भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, कुछ जब ये कौमी असम्बली में भी आए थे तो एक्टिविटी हुई थी, ये बात आज भी डिस्कशन यही हो रही है कि नवाज शरीफ जो एक्टिव हुए हैं फील्ड में आना पड़ेगा। अभी तो ज़ाहिर है कि एक क्लोज डोर एक इनकी मीटिंग थी और उसका असर भी हुआ है, जैसे जुल्फ़िकार साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल उस पर अब डिबेट हो रही है कि जी वो उन्होंने वाज़े कर दिया कि वो अपनी भतीजी के साथ, अपने भाई के साथ और ये जो मौजूदा सिस्टम है इसके साथ खड़े हैं, मुकम्मल सपोर्टिव हैं, ये सारी चीज़ें। उससे अब ये भी एक नई डिबेट का आगाज़ होगा और ये कि जो उसमें मुलजिम थे, जो उन्होंने कहा जी मुलजिम है जो दूसरे, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। और जब आपको याद होगा पीडीएम की गवर्नमेंट बनने जा रही थी तो नवाज शरीफ लंदन में ही मुकीम थे और वहाँ पर उन्होंने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी तेज़ो मत के साथ की थी, और उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज का रिजिम मौजूद था। तो उसके बाद आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ को फ़ौरन भेजा गया था। शहबाज शरीफ फिर वहाँ गए तो वो ये कहा गया कि समझा बुझा के आए कि आप इतना तेज़ ना जाएं, इतना आगे ना जाएं, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन जाहिर है कि उनका एक वो था, उन्होंने उस वक्त भी उस बात को बयान किया था और अभी भी बयान किया था। लेकिन जहाँ तक ये है इमरान खान या पीटीआई की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, वहाँ पर जब हमारी कुछ अर्से पहले एक
इसी तरह की एक सिटिंग थी, तो वहाँ पर ये थे कि उससे पॉलिटिकली हमें ज़्यादा डील करना चाहिए, पॉलिटिकली डील करना चाहिए, ताकि पॉलिटिकली डील करेंगे तो उससे पॉलिटिकली हमें भी और दूसरी जमातों को भी फ़ायदा होगा। और जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है जो एकदम बर्न हुआ है, जो जिसमें एक तेज़ी की जानिब है, वो बिल्कुल स्लो डाउन होगा, कूल डाउन होगा और उसमें वो डिफ्यूज़ होगा, जिसका मुल्क की इकनॉमी पे असर पड़ेगा। ज़ाहिर है नवाज शरीफ देखें एक फिगर है, और ये बाई इलेक्शन आते हैं ना, मिसाल के तौर पे वो बाबर नवाज का आजकल ज़्यादा जिक्र होता है, जिसमें आज उन्होंने भी जिक्र किया कि जी ये कैसा बाइकआउट था कि उमर अयूब की एहलिया ने उसमें हिस्सा लिया। बिल्कुल सही था। देखिए मानसेरा के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मानसेरा में तो पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा का स्टाफ मौजूद था, सारा वहाँ की पुलिस, वहाँ की एजेंसीज, वहाँ के सारे अमला, एजुकेशन का अमला, इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों की हायर की थी, अगर वहाँ पे कोई इस तरह का मामला होता तो मेरे ख्याल है अब तक तो खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला है वो तो सबसे पहले ये बयान दे रहा होता। तो एक चीज़ है, कहीं शक शुबात का इजहार किया जा सकता है, करना चाहिए। कल भी हमने इस पर एक गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंतखाबात होते हैं उसका असर होता है, और ये बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री पे आ गई है। आप कह रहे हैं कि जो इंतखाबात होते हैं उसका असर हमेशा होता है और होता हुआ नजर भी आया। ठीक है इम्तियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया है। और अली फुरकान साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हुए नजर आए हैं और कि पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं। आप समझते हैं क्या मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी ऐसी है कि लोगों का रुझान अब बदल गया है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो जिस नवाज शरीफ की सोच और शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है और उनकी जो टीम है, उसमें एक तकसीम और कुछ तफरीक जो है वो पाई जाती है। नवाज शरीफ जो है वो जिस सोच की अक्कासी करते हैं वो मुख्तलिफ है, और शहबाज शरीफ की सोच जो है वो मुख्तलिफ है, और यही उसी की अक्कासी नवाज शरीफ ने की। उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनको जो लाने वाले हैं वो भी इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदारान हैं। आपको मालूम है कि ये बयान ऐसे वक्त में वो दे रहे हैं जब जनरल फैज का जो कोर्ट मार्शल है उसकी प्रोसीडिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और हमें जराये से मालूम हो रहा है कि गालिबन उनको कोई सजा जो है वो होने जा रही है। तो एक तो इसका एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि क्या ये सिलसिला जो है वो नवाज शरीफ चाहते हैं कि इसका सिलसिला बढ़ाया जाए, इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि फैज हमीद का तो कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनका मुतालबा इससे आगे का है क्या? और दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ जो है वो इस तरफ जाने को तैयार नहीं है। तो ये एक मामला जो है वो यकीनन पैदा होगा दोनों भाइयों के दरमियान। शहबाज शरीफ सख्त रवैया अख्तियार नहीं करना चाहते, चाहे वो एहतसाब का मामला हो या गुज़श्ता मामलात को लेके। तो बाकी जो इलेक्शन की बात है, मैं नहीं समझता कि यकीनी तौर पे हुकूमतें काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक जमीनी तौर के ऊपर कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि जिसको बुनियाद पे ये कहा जा सके यकसर सूरत हाल जो है वो 2024 के इलेक्शन थे उससे बदल गई है। अभी बहुत कुछ करना शायद अभी बाकी है। ठीक है, आपके बहुत कुछ करना बाकी है और शहबाज शरीफ सख्त रवैया अख्तियार नहीं करना चाहते, ये आपका पॉइंट था। जैसा कि देखा नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ काफ़ी अरसे बाद मीडिया पर नजर आए। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कामयाब होने वाले 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब किया और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। इस पर बात करने के लिए हमारे 3 गेस्ट मौजूद थे। आप तीनों का शुक्रिया और इसी के साथ दीजिए प्रोग्राम से सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।